नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में अक्टूबर 2025 को कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर 2025 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। योद्धा करंट अफेयर की हमारी बुक आ रही है, योद्धा करंट अफेयर बाई इजी वे जीएस। तो इस योद्धा करंट अफेयर की जी बुक में हमें एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और जो भी अन्य स्टेट एग्जाम है उनके जो न्यू पैटर्न पर करंट अफेयर आ रही है वो सारी लेके आए इसमें। जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे कि एक ट्रेंड बना हुआ है एसएससी का जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वैसे जैसे एसएससी में पूछता है वैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके करंट अफेयर के लिए जरूर बाय करें। इसको बाय करने के लिए आप yoddhapublication.com पर जाए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिंक के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल इस्टेब्लिश इट्स न्यू फोर्थ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिसर्च स्टेशन? भारत अंटार्कटिका में नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाएगा। इस स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाएगा जो? मैत्री टू। क्या नाम है? मैत्री टू। ठीक है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगी जनवरी 2029 तक। जनवरी 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, क्या नाम है? मैत्री टू। ठीक है, ये जो ये बना रहे हैं ये क्या है? ग्रीन रिसर्च स्टेशन है। क्या ये ग्रीन रिसर्च स्टेशन है जिसमें सोलर पावर, जो समर में ये सोलर पावर पर चलेगा और वाइंड एनर्जी पर चलेगा। ठीक है, जो इसकी एनर्जी होगी सोलर पावर और वाइंड एनर्जी से आएगी। ठीक है, क्या काम होगा भाई इसका? ये जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट होंगे इसमें जो क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट है उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे कहाँ पर? इंडिया में। जो डाटा है उसका ट्रांसमिशन इंडिया में करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन से लगे रिसर्च स्टेशन और देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लगा था? दक्षिण गंगोत्री। कौन सा लगा था? दक्षिण गंगोत्री। कब लगा था? ये लगा था 1983 में, 1983 में। ठीक है, 1990 में ये बंद हो गया था। कब बंद हो गया था? 1990 में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी उसके कारण ये दब गया था जिसके कारण इसको बर्फ में धंसने के कारण इसको बंद करना पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद कौन सा बनाया था? मैत्री। कौन सा बनाया था उसके बाद? मैत्री। अब मैत्री टू आया है। दूसरे नंबर का कौन सा आया था? मैत्री आया था। वो कब बना था? 1989 में। कब बना था? 1989 में। ठीक है, ये सेकंड रिसर्च स्टेशन था। थर्ड कौन सा था? जो थर्ड नंबर का था वो था भारती। कौन सा था? भारती। भारती की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। ठीक है, जो मैत्री टू आया है ये मैत्री की जगह बनाया गया है। ठीक है, मैत्री में और भारती में कितना डिस्टेंस था? 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कितना था? 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी, ये आपको याद रखनी है सारी डिटेल्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री से। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला पूछा गया है पहले भी कि पहला रिसर्च स्टेशन कौन सा था अंटार्कटिका में? तो कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था। 1983 में बना था और 1990 में बर्फ में धंसने के कारण ये बंद हो गया था। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तो अरब देश से कौन बना भाई सबसे पहले महानिदेशक इसका यूनेस्को का बना जो अभी? कौन बना है? खालिद अल एनानी। कौन बना है? खालिद अल एनानी। कौन से नंबर का भाई ये? 11वें नंबर का ये। कौन से नंबर का है? 11th नंबर का ये। ठीक है, इससे पहले 10वें नंबर का कौन था? कौन था 10th नंबर का? ओद्रे अजूले। कौन था? ओद्रे अजूले। ठीक है, कहाँ से दे? ये फ्रांस से दे। और जो खालिद अल एनानी बने हैं ये कहाँ से हैं? ये इजिप्ट से हैं, गाजा इजिप्ट से। ठीक है, ये इससे पहले इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज से। क्या थे इससे पहले? ये इजिप्ट के गाजा के मिनिस्टर थे। किसके? टूरिज्म के एंड एंटिक्विटीज ऑफ इजिप्ट। ठीक है, कुछ यूनेस्को के बारे में देख लेते कुछ डिटेल भाई।
यूनेस्को है ये किसकी है, यूएन की स्पेशल एजेंसी है, ठीक है। किस पर काम करती है भाई ये, एजुकेशन पर, आर्ट्स पर, साइंस पर और कल्चर पर। किस पे, एजुकेशन, आर्ट, साइंस और कल्चर में ये के क्षेत्र में ये काम करती है। कौन, यूनेस्को, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुई थी यूनेस्को, 16 नवंबर 1945 1945 को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। ये सारी डिटेल इसकी याद रखनी है, जो डिटेल बताई है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, हु हैज वोन द ओवरऑल कैटेगरी अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2025। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता भाई ये पुरस्कार, ये जीता है विम वान डेन हीवर ने, विम वान डेन हीवर ने जीता ये, ठीक है। कहाँ से है ये विम वान डेन हीवर, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से ये, साउथ अफ्रीका से ही है, ठीक है। तो किस फोटो के लिए अवार्ड दिया गया भाई इनको, घोस्ट टाउन विजिटर के लिए। किसके लिए, घोस्ट टाउन विजिटर, ठीक है। फोटो का नाम क्या था, घोस्ट टाउन विजिटर, ठीक है। जो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड दिया जाता है ये 18 कैटेगरी में दिया जाता है। कितने में दिया जाता है, 18 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। जो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो कौन सी कंसाइडर की जाती है, ग्रैंड टाइटल। कौन सी, ग्रैंड टाइटल, ठीक है भाई। ओवरऑल कैटेगरी है जो इसकी, ये कौन सी है, ग्रैंड टाइटल है, ठीक है। कहाँ पर होते हैं भाई ये, अच्छा ये घोस्ट टाउन है जो, ये कहाँ पर है ये है नामीबिया में है। कहाँ पे है ये, कोलमानस्कोप है एक जगह का नाम है, क्या है, कोलमानस्कोप, कहाँ, नामीबिया में। कोलमानस्कोप नामीबिया में ये जगह का नाम है, ठीक है। क्या है ये जगह, ये खाली जगह है जहाँ पर डायमंड माइनिंग होती थी, ठीक है। उसका डायमंड माइनिंग घोस्ट टाउन बोला जाता है इसको, ठीक है। जहाँ से अब लगभग जो ह्यूमन की बस्तियाँ थी, जो मन ह्यूमंस का हैबिटेशन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अभी घोस्ट टाउन बोला जाता है, बिल्कुल खाली पड़ा रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ब्राउन हाइना देखा गया है, क्या देखा गया है, ब्राउन हाइना, ठीक है। तो ये ब्राउन हाइना की फोटो है जो घूम रहा था घोस्ट टाउन की नाइट में, ठीक है। उसका ये फोटो है, इसके लिए क्या मिला है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है, विम वान डेन हीवर को मिला है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है भाई, ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है। कब होता है ये, हर साल ऑर्गेनाइज होता है। और ऑर्गेनाइज कौन करवाता है इसको, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ऑर्गेनाइजर कौन करवाता है, लिख देते हैं, द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। कहाँ ये, लंदन में, कहाँ ये, लंदन में, ठीक है। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था भाई, फर्स्ट अवार्ड कब दिया था, 1964 में, 1964 में दिया गया था, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, ये बता दी हैं, ठीक है, सब याद रखनी है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया पहला देश कौन सा बना है, कौन सा देश बना है भाई ये, मालदीव्स बना है। कौन सा बना है ये, मालदीव्स बना है, पहला कंट्री बना है जो ट्रिपल एनिमेशन जिसने अचीव किया, ठीक है। कौन अनाउंस करता है भाई इसको, ट्रिपल एनिमेशन को, WHO ने अनाउंस किया है। किसने अनाउंस किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो क्या है भाई ये ट्रिपल एनिमेशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन होती है भाई, कुछ इसकी बीमारी होगी तो वो नहीं हुई है 2 साल से। कौन सी बीमारी थी वो, HIV, साइफिल्स और हेपेटाइटिस बी। ये 3 डिसीज हैं, ये 3 डिसीज क्या थी, ये ट्रांसमिशन नहीं हुई थी मदर से चाइल्ड में, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। ये ट्रांसमिशन नहीं हुई थी, ठीक है। इसके लिए क्या दिया गया है, ट्रिपल एलिमिनेशन अचीव किया किसने, मालदीव्स ने अचीव किया, ठीक है।
तो पहली कंट्री बन गई है इसको एलिमिनेट करने वाली। कौन सी बीमारियां? HIV, साइकिल्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। कब से नहीं हुआ है ट्रांसमिशन? 2 ईयर से। एक सिंगल डेथ भी नहीं हुई यहाँ पे इन बीमारियों के कारण। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ ओस्ट्रा हिंद 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वाज हेल्ड? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ओस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कौन सा संस्करण था 2025 में? ये चौथा संस्करण था, 4th एडिशन था। ठीक है। कब से कब तक हुआ ये? 13 से 26 अक्टूबर हुआ। कहाँ हुआ ये? पर्थ में हुआ। कहाँ हुआ? पर्थ। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ ये? ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ। ठीक है। इंडियन आर्मी से 120 सोल्जर गए थे। कितने सैनिक गए थे? 120 सैनिक गए थे। ठीक है। कौन सी उसके गए थे? गोरखा राइफल से गए थे। किसके? गोरखा राइफल्स के। ठीक है, याद रखना किसके गए थे? गोरखा राइफल्स के गए थे। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, एवरी ईयर होती है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? कब स्टार्ट हुई थी? ये 2022 में हुई थी। कब थी? 2022 में। 2022 में कहाँ हुई थी ये? महाजन फायरिंग रेंज है राजस्थान में। वहाँ पर, कहाँ पर? महाजन में। महाजन फायरिंग रेंज है कहाँ पर? रेंज है कहाँ पर? राजस्थान में। महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई थी सबसे पहले 2022 में। ठीक है। कौन सा संस्करण था ये? चौथा संस्करण था इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई ये? साने तकाइची। साने तकाइची बनी है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान साने तकाइची है। ठीक है। इससे पहले कौन थे? शिगेरू इशिबा थे। इससे पहले कौन थे? शिगेरू शिगेरू इशिबा। ठीक है, याद रखना है। कैपिटल क्या है भाई जापान की? टोक्यो। क्या है कैपिटल? टोक्यो। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। तो कौन बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की? साने तकाइची बनी है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन 2025 प्राइज? प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई ये अब की बार 2025 में? रामानुजन शास्त्र रामानुजन अवार्ड अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसे दिया गया ये? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। ठीक है। कहाँ से अलेक्जेंडर स्मिथ? यूएसए से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। ठीक है। तो एक मैथमेटिशियन को दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, किस लिए दिएगा इनका? हो रिसर्च क्रिएशन है किस में? नंबर थ्योरी में। रिसर्च इन नंबर थ्योरी। भाई अब वन लाइनर वाला टाइम गया। वन लाइनर के हिसाब से नहीं पढ़ सकते आप। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया, आगे चल पड़े। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आजकल एसएससी देता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको पूरी जो भी क्वेश्चन होता है उसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, पूरी डिटेल्स पता होगी तभी आप स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाओगे, तभी आप उसको कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो जैसे हम करवाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन का पूरा निचोड़ निकालते हैं फिर पूरी स्टेटमेंट बेस के हिसाब से कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से। ठीक है, जिससे कि आप एलिमिनेट कर सको। और लास्ट में हम 8 से 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रखते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो भाई ये अलेक्जेंडर स्मिथ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में भाई ये? ये है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है यूएसए की। कौन सी? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है यूएसए में। ठीक है, उसमें ये पढ़ाते हैं। ठीक है, 2024 में किसे दिया गया था भाई ये? अलेक्जेंडर दून को। अलेक्जेंडर दून को। ठीक है, अब की बार अलेक्जेंडर स्मिथ है। 2024 में अलेक्जेंडर दून थे। कहाँ से थे ये? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। ठीक है, तो भाई ये रामानुजन पुरस्कार है, इस किसके नाम पर दिया जाता है भाई ये इंडियन मैथमेटिशियन थे। कौन थे? इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन।
क्या नाम था? श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, ये रामानुजन, जिनके नाम पर ये क्या दिया जाता है? शास्त्रा रामानुजन प्राइज दिया जाता है। ठीक है, कितनी राशि दी जाती है भाई इसमें? प्राइज मनी क्या है? प्राइज मनी क्या है इसकी? $10,000 है। कितनी? $10,000 है। ठीक है, शास्त्रा क्या है? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है शास्त्रा, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मच टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STT। छत्तीस सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है? क्या भाई ये है टैक्स ऑन परचेजेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों पर खरीद बिक्री पर कर है। ठीक है, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, जिसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये STT पे टैक्स लगाती है, ये STT टैक्स लगाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी और इसके बारे में चेक किया। ठीक है, तो क्या होता है ये टैक्स? शेयर मार्केट में जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं और बेचते हैं ना, तो उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो वो क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था टैक्स? 2004 में। कब आया था टैक्स? ये 2004 में। ठीक है, ट्रेडर असीम जुनेजा नाम के एक वो हैं, उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको सरकार उस प्रोफेशन को करने का टैक्स लेती है। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल देख कहा, जैसे कोई टीचर बनता है, टीचर बनने पर उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, तो ऐसे ही ट्रेडर भी एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के लिए सरकार क्यों टैक्स लेती है? ठीक है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला हुआ है। तो ये STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो किस पे टैक्स है ये? टैक्स ऑन परचेज ऑफ सेल्स एंड सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री पर कर है। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स 2025। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये भाई शेरी सिंह है, ये पहली महिला बनी है मिसेज यूनिवर्स। ठीक है, इंडिया से। कौन? शेरी सिंह। ठीक है, फर्स्ट वुमेन बन गई इंडिया से मिसेज वुमेन 2025 जीतने वाली। ठीक है, 120 कंट्री पार्टिसिपेट करती है भाई इसमें। कितनी? 120 कंट्री। ठीक है, याद रखना कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? 120 कंट्री करती है। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग ले सकता है भाई? मैरिड वुमेन, डिवोर्स हो चुका हो जिसका, वो भी ले सकती है, या फिर विडोड। ठीक है, जिसकी एज लिमिट क्या है? 18 से 55 साल है। कितनी एज लिमिट? 18 से 55 साल। ठीक है, और उनकी फैमिली और कैरियर भी होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है। स्टार्ट कब हुआ था ये? 2007 में। मिसेज यूनिवर्स का स्टार्ट कब हुआ था? 2007 में। ठीक है, 2024 की विनर कौन थी? नतालिया दारेस्का। कौन थी? नतालिया दारोस्का। ठीक है, कहां से थी? बेलारूस से। कहां से दिए? बेलारूस से दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कमेंस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट इन द गोबी डेजर्ट। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो किसने शुरू किया भाई? ये चीन ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? ये चीन ने शुरू किया है। ठीक है, ये दुनिया पहला ऐसा सोलर प्लांट है जिसमें 2 सोलर टावर के साथ एक टरबाइन जुड़ा है। ठीक है, क्या है इसमें? 2 सोलर टावर के साथ एक टरबाइन जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, इसमें 27,000 मिरर का यूज किया गया भाई। 27,000, देखो ये दिख रहे होंगे आपको, मिरर सही है। 27,000 मिरर के साथ किया गया इनको। ठीक है, यूज किए गए इसमें। क्या है उसमें? ये दो जो सन की लाइट है उसको कॉन्सेंट्रेट करके इन 2 टावरों पर डालेंगे। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट कहाँ भाई? ये गोबी डेजर्ट एशिया में है। ठीक है, लार्जेस्ट 6 नंबर पे डेजर्ट है ये। ठीक है, 6th लार्जेस्ट कहाँ? ये एशिया में है। ठीक है, जो ये गोबी वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये मंगोलिया के वर्ड से हुआ। ठीक है,
जिसका मीनिंग क्या होता है गोभी का मंगोलिया में? वाटरलेस। क्या होता है? वाटरलेस। ठीक है। कहाँ? और ये मंगोलिया चाइना में है। एंड चाइना में है ये। ठीक है, ये भी याद रखना है। एरिया कितना भाई इसका गोभी डेजर्ट का? 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कई बार ये पूछ लेता गोभी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया और चाइना में है ये। ठीक है। द बुक आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल हैज बीन ऑथर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल किताब किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? तो किस देश के प्रधानमंत्री है भाई? ये इटली की है। ये इटली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी है। ठीक है। क्या नाम इसका? जॉर्जिया मेलोनी है। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी है इनकी। क्या ये ऑटोबायोग्राफी है? द बुक कौन सी है? आई एम जॉर्जिया माई रूट्स एंड माई प्रिंसिपल। किसकी? ये जॉर्जिया मेलोनी की है। जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। फर्स्ट पीएम है ये, फर्स्ट वुमेन पीएम है। कहाँ की? इटली की। ये भी याद रखना। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बुक पे एक वो दी थी, स्पेशल टिप्पणी दी थी, प्रस्तावना लिखी थी। क्या? ये जो बुक है ये मेलोनी की मन की बात का है इसमें। ठीक है। मेलोनी की मन की बात, जैसे अपने मोदी जी कहते हैं मन की बात है, ऐसे ही मोदी जी ने कही है। ये बुक किसकी है? मेलोनी की मन की बात है। ठीक है। तो जॉर्जिया मेलोनी इसके बारे में देख लेते हैं। कहाँ से है भाई? ये रोम इटली से है। कहाँ से? ये रोम इटली से है। ठीक है। 89 नंबर की प्रेसिडेंट है ये। कौन से नंबर की? 89 नंबर की प्रेसिडेंट है और पहली महिला प्रेसिडेंट है इटली की। ठीक है। इससे पहले ये यूथ की मिनिस्टर थी इटली की, मिनिस्टर ऑफ यूथ थी ये। ठीक है। चलिए आगे। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए माही बंसुरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैज बीन laid down by पीएम मोदी। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पीएम मोदी द्वारा माही बंसवाड़ा परमाणु परियोजना पर आधारशिला रखी गई। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य की परियोजना भाई? ये राजस्थान की। कहाँ की? ये राजस्थान की परियोजना है। किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है। बंसवाड़ा राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? बंसवाड़ा में लॉन्च की है ये। ठीक है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 2800 मेगावाट। कितनी होगी? 2800 मेगावाट। ठीक है। और इस पे जो खर्च आएगा टोटल अप्रोक्सीमेटली वो कितना आएगा? 42,000 करोड़। कितना आएगा? 42,000 करोड़ इसको बनाने में खर्चा आएगा। ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाई जा रही है भाई। कौन सा प्रोजेक्ट है वो? फ्लीट मोड इनिशिएटिव। क्या है? फ्लीट मोड इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखना क्या? फ्लीट मोड इनिशिएटिव है ये। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का ये भाई प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है? 10 रिएक्टर लगाए जाएंगे। कितने के? 700 मेगावाट के। कितने के? 700 मेगावाट के। ठीक है। जिसमें से 3 तो कमीशन हो चुके हैं, 3 चालू हो चुके हैं। ठीक है। टोटल कितने लगाए जाएंगे? 700 मेगावाट के 10 लगाए जाएंगे। ठीक है। और जो राजस्थान वाला है कितने का? ये 250 मेगावाट का है। चले आगे। वेयर वाज द 2025 ईस्ट एशियन समिट हेल्ड? वर्ष 2025 के पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये मलेशिया में। कहाँ आयोजित किया गया? ये मलेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है। कब किया गया था? 26 से 28 अक्टूबर। 26 से 28 अक्टूबर मलेशिया में कहाँ किया गया है? ये कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। ठीक है। जो ये ईस्ट एशिया समिट होती है भाई, ये जब आसियान समिट होती है वही कंट्रीज को सब इसको ही ऑर्गेनाइज करवाती है, होस्ट होती है उसकी। जो आसियान सम्मेलन होता है, जो देश उसको आयोजित करवाता है आसियान सम्मेलन को, वही देश ईस्ट एशिया समिट को आयोजित करवाता है। ठीक है। ये भी याद रखना है। तो 18 कंट्री के लीडर्स ने इसमें भाग लिया था भाई।
18 कंट्री के लीडर्स ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इस शिखर सम्मेलन है भाई, ये इसका क्या उद्देश्य है, जो पूरी एशिया देश है ना उसको एक साथ लाना और जो उनके क्षेत्र में विकास में जो विकास है उस उन कार्यों के लिए चर्चा करना है इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। और कहाँ हुआ, कोलालमपुर में हुआ, 26 से 28 तक हुआ। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, आसियान। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, आसियान। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था ये, 2005 में। कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। आसियान समिट भी देख लें भाई, आसियान समिट भी कहाँ हुआ, कोलालमपुर में ही हुआ ये भी, कोलालमपुर मलेशिया, ठीक है। कब हुआ ये, 26-23 मई को हुआ। एक तो ये दो हुए, एक तो 46वां हुआ, एक 47वां हुआ। 46वां कब हुआ, 26-23 मई को। और जो 47वां हुआ ये कहाँ हुआ, 26 से 28 अक्टूबर को, 26 से 28 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बजट सेट फॉर द कपास क्रांति मिशन लॉन्च बाय द सेंटर। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए कपास क्रांति मिशन का बजट कितना रखा गया है। तो कितना रखा गया है भाई, कपास क्रांति मिशन का बजट रखा गया है 600 करोड़, 600 CR, 600 करोड़, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया भाई, ये हैदराबाद से। कहाँ से लॉन्च किया गया है, हैदराबाद से लॉन्च किया गया, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड माइंस के जी किशन रेड्डी ने। किसने, मिनिस्टर हैं कोयल्स और माइंस के जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या भाई, मिशन का इंक्रीज करनी है कॉटन के प्रोडक्शन को, ठीक है। क्या करना है, कॉटन के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है इसका मिशन, ठीक है। जिसके लिए 600 करोड़ रुपए सरकार ने क्या किए हैं, आवंटित किए हैं, बजट अलोकेट किया, कितना, 600 करोड़, ठीक है। तो फार्मर्स को सिखाना है क्या, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बारे में, HDP टेक्निक। क्या HDP क्या है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जो टेक्निक है, जिससे क्या होगा, जो कॉटन प्रोडक्शन होगा इंक्रीज होगा, उसके बारे में किसानों को जो टेक्निक है उसके बारे में सिखाने के लिए, ठीक है। इसकी कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो सब चीज़ें किसानों को सिखाने के लिए ये कपास क्रांति मिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे, एक वो और लॉन्च की है, ऐप लॉन्च की है, कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप क्या इस ऐप में भाई, इसमें जो लोग हैं स्लॉट बुक कर सकेंगे आपको कपास बेचने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य है भाई, केरल। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में ये बिल पास हो गया, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला, ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है भाई, ये केरल विधानसभा में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेट कौन सा बन गया इसको इंट्रोड्यूस करने वाला, केरल बन गया, ठीक है। तो क्या ये राइट टू डिस्कनेक्ट भाई, क्या इस बिल में, जो ये बिल है, पहले ये फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम बेल्जियम में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन बहुत सारे देशों में ये पहले ही लागू हो चुका है। इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है वो अपने वर्किंग आवर्स से बाद जाके कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको राइट टू डिस्कनेक्ट है, वो फोन और ईमेल के जरिए कोई भी काम नहीं करेगा वर्किंग आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, राइट टू डिस्कनेक्ट का बिल है, ये लीगल अधिकार बना दिया अब सरकार ने इसको। Who has become the first Indian to win the IUCN किंटन मिलर अवार्ड 2025। IUCN किंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है भाई, डॉक्टर सोनाली घोष। कौन बनी है पहली भारतीय, डॉक्टर सोनाली घोष बनी है, ठीक है। इनके साथ एक और को मिला है, दो को मिला है। दूसरी कौन है, इक्वाडोर से हैं, जिसको पुरस्कार मिला है रिशियो सिमोन। किसको मिला है,
रोसियो सिमोन सेविला लारिया। जो भाई सारा इकट्ठा लिखा गया ये तो सेवेलिया लारिया। ठीक है, ये कहाँ से हैं? इक्वाडोर से। ठीक है, याद रखना है कहाँ से ये इक्वाडोर से है। दो को मिला इंडिया से पहली महिला है कौन? डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, तो किस लिए दिया जाता है यह पुरस्कार भाई? जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और जो संरक्षित क्षेत्र है उनके प्रबंधन और जो उनकी स्थिरता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? इनोवेशन मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी है नेशनल पार्क की और प्रोटेक्टेड एरिया है उसके लिए। ठीक है, तो कहाँ हुए थे भाई ये? अबू धाबी में हुए थे। कहाँ हुए थे ये? अबू धाबी में हुए थे ये वो। ठीक है, और क्या देख सकते हैं भाई इसके बारे में? ये इंटरनेशनल हर 2 साल में होता है ये, एक याद रखना है, हर 2 साल में होता है। ठीक है, और किसके नाम पर दिया गया है ये? डॉक्टर किल्टन आर मिलर हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से बिलोंग करते थे वो। ठीक है, उनके नाम पर ये दिया जाता है। और इसमें प्राइस कितना दिया जाता है ये और देख लो बस, और तो ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं इसके बारे में। प्राइस दिया जाता है इसमें $5000। कितने? $5000 दिया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आफ्टर मी चायोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर? आफ्टर मी चायोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है भाई ये पुस्तक? ये लिखी है एमजे अकबर ने। किसने लिखी है ये? एमजे अकबर ने। क्या भाई इस बुक में? इस बुक में डिस्कस किया गया है एस्ट्रोलॉजी किस टाइम की? मुगल एम्पायर के टाइम की। ठीक है, इसमें बताया गया कि मुगल काल के जो शासक थे वो कैसे नियंत्रित करते थे, ज्योतिष का कैसे उपयोग करते थे। ठीक है, कब? मुगल काल के। ठीक है, तो ये जो एम जे अकबर है ये क्या भाई, कौन है ये? एक जर्नलिस्ट भी है, राइटर भी है और पॉलिटिशियन भी। जर्नलिस्ट भी हैं ये, राइटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? वेस्ट बंगाल से। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? वेस्ट बंगाल से करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डिपार्टमेंट रहा इनके पास 2016 से 2018 तक। ठीक है, एमपी भी रहे हैं ये 2016 से 2022 तक। क्या रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2016 से 2022 तक। इनकी और 2 बुक है, कौन सी? नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया। कौन सी है? नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया कब आई थी ये? 1990 में। और एक और बुक है इनकी, कश्मीर बिहाइंड द वेल। कश्मीर बिहाइंड द वेल, ये कब आई थी? 1991 में। ठीक है, इनकी बुक्स के बारे में याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इन विच नेशनल पार्क हैज इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी बिन लॉन्च? भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो कौन से नेशनल पार्क में शुरू की है भाई? ये कुनो नेशनल पार्क में। किसमें? कुनो नेशनल पार्क। कहाँ है कुनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब से स्टार्ट हुई ये? 1 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट हुई है? 1 अक्टूबर से। ठीक है, जो एक कुनो नेशनल पार्क है इसे एक चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है कुनो रिवर। कौन सी? कुनो रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। याद रखना है, कुनो है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है और चंबल किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो कहाँ है कुनो नेशनल पार्क भाई? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। श्योपुर या शिवपुरी बोला जाता है।
श्योपुर या फिर शिवपुरी, याद रखना ये, ठीक है। एरिया कितना है इसका, कुन्नू नेशनल पार्क का एरिया कितना है, 748.76 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 748.76 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1981 में, और नेशनल पार्क कब बना था ये, 2018 में घोषित हुआ नेशनल पार्क। कब हुआ नेशनल पार्क घोषित, 2018 में, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, हु इज इंडिया रिचेस्ट वुमेन इन द M3M वुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025। M3M वुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो कौन बनी है सबसे अमीर महिला भाई, रोशनी नादर मल्होत्रा। कौन बनी है, रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। कौन सी कंपनी से है इनकी, HCL। कौन सी कंपनी से है ये, HCL से है, ठीक है। इनको थर्ड पोजीशन मिली है, इंडिया में थर्ड पोजीशन मिली है, और वुमेन्स में फर्स्ट पोजीशन मिली है, ठीक है। तो इसको कौन रिलीज करता है भाई, इसको, इस लिस्ट को कौन रिलीज करता है, उड़न इंडिया एंड M3M इंडिया, ठीक है। M3M इंडिया क्या है, एक रियल एस्टेट कंपनी है। क्या M3M इंडिया एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी भाई ये लिस्ट जारी होनी, 2012 में। कब स्टार्ट हुई, 2012 में। इसके अनुसार 2025 में सबसे अमीर कौन है, मुकेश अंबानी एंड फैमिली। कौन है 2025 में, मुकेश अंबानी एंड फैमिली, ठीक है। कितनी नेटवर्थ है उनकी, 9,55,410 करोड़, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, गौतम अडानी, गौतम अडानी एंड फैमिली, ठीक है। इनकी कितनी है, 8,14,720, ठीक है। और इसकी रोशनी नादर मल्होत्रा कितनी है, 2,84,720, ठीक है, 2,84,720, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द महात्मा गांधी सेवा अवार्ड 2025 बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया भाई ये, रामचंद्र गुहा को। किसे दिया गया, रामचंद्र गुहा को, ठीक है। क्या ये रामचंद्र गुहा इतिहासकार, एक हिस्टोरियन है। क्या ये हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। क्या ये इतिहासकार है, ठीक है। ये कौन देता है इसको, कर्नाटक गवर्नमेंट देती है, जो गांधीयन फिलोसफी है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हर साल दिया जाता है, किसके द्वारा, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा गांधीयन फिलोसफी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। रामचंद्र गुहा ने बहुत सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। गांधी के ऊपर बायोग्राफी भी लिखी है, ठीक है। उसकी 2 वॉल्यूम लिखी है इन्होंने, कौन सी, इंडिया आफ्टर गांधी, और कौन सी लिखी है, इंडिया बिफोर गांधी, बिफोर इंडिया, गांधी बिफोर इंडिया, ठीक है। और एक लिखी थी गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जो सेवा अवार्ड है भाई, ठीक, कौन देता है इसको, कर्नाटक गवर्नमेंट देती है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था ये, 2014 में। कब से, 2014 में, ठीक है। कितना प्राइस दिया जाता है इसमें, 5 लाख, कितना दिया जाता है, 5 लाख, ठीक है। और 2024 का विनर कौन था, गांधी ग्रामीण गुरुकुल स्कूल, लिख देता हूँ, 2024 का ही पूछ ले, क्या पता कौन था, गांधी ग्रामीण स्कूल, ग्रामीण गुरुकुल है भाई, ये गुरुकुल स्कूल है, गुरुकुल स्कूल, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलोकेटेड बजट फॉर द रिसेंट अप्रूव्ड नेशनल पल्स मिशन। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है।
तो कितने की गई है भाई ये 11,440 करोड़। कितने की गई है 11,440 करोड़। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है किसके लिए, नेशनल पल्स मिशन के लिए, राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए। ठीक है, कब से कब से चला जाएगा ये 2025 से 2031 तक चलाएगा। ठीक है, इसका एम क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में जो पल्सेस है उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, जिससे कि जो इम्पोर्ट्स किया जाता है वो कम हो सके। ठीक है, इंडिया पल्सेस का ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट ही क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट है और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है पल्सेस का, जिससे हाई डिमांड के कारण इनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए पल्सेस की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टार्ट किया गया है, नेशनल पल्सेस मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, कितनी राशि आवंटित की है, 11,440 करोड़ इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या दिया जाएगा, 126 लाख कुंटल सीड दिए जाएंगे ऑफ सीड्स। और क्या दिया जाएगा, इसके साथ ही 88 लाख फ्री सीड किट दी जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे क्या क्या, 126 लाख क्विंटल सीड्स के और 88 लाख फ्री सीड किट दी जाएंगी। ठीक है, कहाँ पर दी जाएंगे, किसके थ्रू दी जाएंगे, सारथी पोर्टल के तहत। किसके तहत, साथी पोर्टल के तहत। ठीक है, और इन्होंने एक और रखा है, अगले 4 साल तक ना जो ये तुर की, उड़द की और मसूर की दाल है इसको एमएसपी परचेज करेंगे। ठीक है, 100% कौन सी दाल, तूर, उड़द और मसूर, किस पे, एमएसपी पे, नेक्स्ट 4 ईयर तक। ठीक है, और क्या किया जाएगा, 1,000 से अधिक क्या किए जाएंगे, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए 25 लाख तक भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, सब्सिडी दी जाएगी। चलिए आगे, द इनफेमस सरकरिक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। चर्चित सरकरिक विवाद किन दो देशों के बीच है। तो सरकरिक विवाद किस किस के बीच में भाई, ये है सरकरिक। ठीक है, इसमें जो बाउंड्री इंडिया है ये डॉट डॉट वाली, ये क्या मानता है, ये इंडिया मानता है ये बाउंड्री, लेकिन ये जो दूसरे वाली बाउंड्री है कौन मानता है, ये पाकिस्तान मानता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट है किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है डिस्प्यूट, इसके बीच में। ठीक है, तो अभी रिसेंट में क्या हुआ था, राजनाथ सिंह ने वार्निंग दी थी किसको, पाकिस्तान को, इस रेखा के लिए। ठीक है, कहाँ ये गुजरात में, गुजरात से लगती है, कहाँ से लगती है, ये गुजरात से लगती है। ठीक है, इंडस रिवर का जो डेल्टा है गुजरात में, वहां पर, कहाँ पर, ये इंडस रिवर डेल्टा पर। गुजरात। ठीक है, याद रखना कहाँ पर, गुजरात में। इसके पहले किस नाम से जाना जाता था इस एरिया को, बनगंगा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, बनगंगा के नाम से जाना जाता था, याद रखना। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश काल आया था उसमें क्या कर दिया था, ब्रिटिश इरा में इसको सरकरिक। कब है, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश इरा में बनगंगा क्या कर दिया था, सरकरिक कर दिया था। ठीक है, और लेंथ कितनी है भाई इसकी, सरकरिक की 96 किलोमीटर लंबा है ये, कितना, 96 किलोमीटर। और कौन से ओशियन में आता है, ये इंडियन ओशियन में आता है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स थी इसके बारे में, वो याद रखनी है। चलिए आगे, मरियोद्धा करंट अफेयर की बुक है भाई। ठीक है, जिसमें एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और डीएसएसबी और जो नेक्स्ट स्टेट एग्जाम है उनके जो भी नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे इस बुक में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बहुत ही अपडेटेड डाटा होगा इसमें, जो भी नया अपडेट होता है वो हर एक अपडेट इस बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा किसके लिए, आपके करंट अफेयर के लिए। ठीक है, आप यहाँ से अपने क्लास देख सकते हो, योद्धा करंट अफेयर की बुक्स का जो डाटा उसकी, और आप बुक भी बाय कर सकते हो, और इसकी आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया भैया, आनंद गोयनका को। किसे नियुक्त किया गया, ये आनंद गोयनका नियुक्त किया गया। ठीक है,
फिक्की क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या है फिक्की की? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बन गया ये? फिक्की। याद रखना क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो कौन बन गया इसका भाई? प्रेसिडेंट अनंत गोयनका बन गया। ठीक है, इससे पहले कौन थे? हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन अग्रवाल थे इससे पहले। जो अनंत गोयनका है ये कौन है भाई? ये आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन है। क्या ये वाइस चेयरपर्सन है किसके? आरपीजी ग्रुप के। आरपीजी ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, और इनको एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। क्या? नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। किसने दिया? ये फोर्ब्स ने दिया है। किसने दिया? ये फोर्ब्स ने दिया। ठीक है, पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंट की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी? 1927 में। कब हुई थी फॉर्मेशन? 1927 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये फिक्की के बारे में डिटेल्स थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन बने न्यू प्रेसिडेंट? अनंत गोयनका। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन है द कोकराझार जयपुर रेल प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 3456 करोड़ इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? 3456 करोड़ की लागत से बनने वाला कोकराझार गोल्फ रेल परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो किस किस की है भाई? ये भारत और भूटान की है। किस किस की है? भारत और भूटान की है। ठीक है, ईटीआई ने भूटान के साथ 2 ट्रेन के लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए भाई। ठीक है, अप्रूव किए हैं। एक तो यही हो गया, कोकरा गिलपो हो गया, और दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा भाई? एक और याद रखना है, जो कोकराझार है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है भाई? कोकराझार असम में है ये। कहाँ? ये असम में है। और गोल्फू कहाँ है? ये भूटान में है। याद रखना, कोकराझार का असम में और ये गोल्फूझार कहाँ है? भूटान में। ठीक है, और दूसरी कौन सी रेलिंग स्टार्ट की है भाई? ये बन्नरहट समस्त रेल प्रोजेक्ट। बन्नरहट समस्ते रेल प्रोजेक्ट, ये भी किसके साथ किया है? भूटान के साथ किया है। ठीक है, कितनी लंबाई इसमें? 69 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, 69 किलोमीटर की है भाई लंबाई, याद रखना है। ठीक है, और ये कोकराझार है, इसकी कितनी थी? 20 किलोमीटर की। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन है वेयर वाज इंदिरा 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया भाई? ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? याद रखना है, इंदिरा का किसके साथ है? रशिया के साथ है ये इंदिरा। इंडिया प्लस रशिया इंदिरा। ठीक है, कहाँ पर कब हुआ और कहाँ पर हुआ ये? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ हुआ ये? माजंग ट्रेनिंग ग्राउंड है। कहाँ पर है? महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड में। याद रखना, कहाँ? महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड में। ठीक है,
एक इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज भी हुई थी, वो भी रशिया के साथ थी भाई, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो नेवी और मिलिट्री की इंदिरा दोनों होती हैं रशिया के साथ, याद रखना है, ठीक है। जो मिलिट्री वाली हुई थी ये कब से कब तक हुई थी, कहाँ हुई थी ये, चेन्नई में हुई थी, कहाँ हुई थी ये, चेन्नई में हुई थी, और कब से कब तक हुई थी, 7 से 15 अक्टूबर तक हुई थी, 7 से 15 अक्टूबर तक चेन्नई में हुई थी, ठीक है। कौन सा एडिशन था ये, 14वां एडिशन था, और स्टार्ट कब हुई थी ये, 2003 में। कब स्टार्ट हुई थी ये, 2003 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द इंडियन पॉलिटिशियन डीबी पाटिल। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है। तो किसका रखा है भाई, ये नवी मुंबई एयरपोर्ट का, किसका, नवी मुंबई एयरपोर्ट का, ठीक है। कब किया गया भाई इसका इनॉग्रेशन, 8 अक्टूबर को किया गया। कब किया गया, 8 अक्टूबर को, ठीक है। पहले इसका क्या नाम होता था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब क्या कर दिया, डीबी पाटिल, क्या पूरा नाम, लोकनाथ दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या कर दिया, लोकनेता दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। याद रखना, लोकनेता दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसका किया है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का, ठीक है। अभी इसका फेज 1 ही स्टार्ट हुआ है, फेज 1 इनोग्रेट हुआ है, अभी तक इनोग्रेट हुआ है, ठीक है। फेज 1 का ही उद्घाटन हुआ अभी तक, ठीक है। मुंबई में दूसरा एक और एयरपोर्ट कौन सा भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये जो नवी मुंबई वाला बना भाई, ये डीबी पाटिल, कितना एरिया भाई इसका, 1160 हेक्टेयर का, कितना, 1160 हेक्टेयर का, ठीक है, 1160 हेक्टेयर, ठीक है। जो ये डीबी पाटिल है, इनको किस नाम से, किस काम से जाना जाता है, इन्होंने किसानों के लिए कार्य किया था, उसके लिए प्रसिद्ध है मुंबई में, ठीक है। एमपी भी रहे हैं 1984 से 1989 तक। वेयर वाज द अरुणोदय 3.0 स्कीम लॉन्च्ड। अरुणोदय 3.0 योजना कहाँ लॉन्च की गई, तो कहाँ लॉन्च की गई है भाई, ये असम में लॉन्च की गई है। किसने की है, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने लॉन्च की है, ठीक है, अरुणोदय 3.0, ठीक है। इससे पहले 1.0 भी आई है, 2.0 भी आई है, अब क्या आई है 3.0, ठीक है। अरुणोदय है, इसका मतलब क्या भाई, सनराइज, क्या मतलब इसका, सनराइज में समय, असमिया लैंग्वेज में क्या है, सूर्योदय, सूर्योदय है इसका, कौन सी लैंग्वेज में, असम की लैंग्वेज में, ठीक है। तो किस लिए की गई है भाई, ये स्कीम लॉन्च की गई है, जो पुअर फैमिली हैं उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए, किस लिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट असिस्टेंस टू पुअर फैमिली इन असम, ठीक है। कहाँ स्टार्ट की गई है, असम में स्टार्ट की गई है, ठीक है। जिसके लगभग 38 लाख फैमिली बेनिफिशियरी होंगी, कितनी, लगभग 38 लाख है जो परिवार है उनको सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। तो भाई ये जो अरुणोदय 1.0 थी, इसमें कितनी सहायता मिलती थी, 830 पर मंथ, पर मंथ। 2.0 में कितनी कर दी वो, 1000 पर मंथ, कितनी, 1000 पर मंथ, ठीक है। अब 3.0 में कितनी कर दी है ये, 1250 पर मंथ कर दी है, कितनी, 1250 पर मंथ, ठीक है। याद रखना, ये गरीबों को आर्थिक सहायता देने के लिए स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल क्रायो बैंक। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, तो किसने लॉन्च किया भाई, ये फिलीपींस ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, फर्स्ट कोरल क्रायो बैंक फिलीपींस ने लॉन्च किया, ठीक है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी है, पहला देश है जिसने
कोरल कायरो बैंक लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोरल सीड्स को प्रिजर्व किया जाएगा। किसको? कोरल सीड्स को क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। फ्रोजन करके उनको स्टोर करके इनको प्रिजर्व किया जाएगा, जिससे क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में इनका यूज किया जा सके, ठीक है। कोरल क्या है भाई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आप रॉक की तरह या स्टोन की तरह बोल सकते हो, ठीक है। ये मेराइन एनिमल है, समुद्री जीव है ये, ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। कोरल को किस नाम से जाना जाता है, और पॉलिप्स, ठीक है। याद रखना किस नाम से जाना जाता है, पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या सीक्रेट करता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को ये सीक्रेट करता है, ठीक है। जो बाद में एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और एक कोरल रीफ्स बनाता है, क्या बनाता है ये, कोरल रीफ्स बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कोंकण 2025 वाज हेल्ड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत के पश्चिम तट पर आयोजित कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो कोंकण अभ्यास किसके साथ किया जाता है भाई, कैसे कोंकण, कैसे किंगडम, तो किससे, यूनाइटेड किंगडम से, किससे, यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है ये, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। कब से कब तक हुई ये, 5 से 12 अक्टूबर तक, कब, 5 से 12 अक्टूबर तक जो पश्चिमी तट है उसके ऊपर आयोजित हुई है, ठीक है। 2 फेस में हुई है ये, कौन से, हार्बर फेस और सी फेस, हार्बर फेस और सी फेस में, ठीक है। 2 फेस में हुई है, ठीक है। हर साल होती है ये। स्टार्ट कब हुई थी ये, और देख लेते हैं, स्टार्ट कब हुई थी, 2004 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया भाई, ये ब्रजभूषण अग्रवाल को, किसे नियुक्त किया गया है, ब्रजभूषण अग्रवाल को, किसका, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, आईसीसी का, ठीक है। इससे पहले ये कौन थे, ब्रजभूषण से पहले कौन थे भाई, अभ्युदया जिंदल थे, ठीक है। इसके आईसीसी के चेयरमैन कौन थे, अभ्युदय जिंदल थे, ठीक है। ट्रेड और जो इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसको लीड करते हैं ये आईसीसी, ठीक है। किसको, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी भाई आईसीसी, 1925 में, कब हुई थी, 1925 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चलिए आगे। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम इंडिया फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला आधारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है, तो कौन सा बन गया भाई ये, बालोद, कौन सा बन गया, बालोद, बालोद कहाँ है, छत्तीसगढ़ का जिला बालोद, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया ये, ठीक है। इसमें बालोद जिले में 436 ग्राम पंचायत है, कितनी, 436 ग्राम पंचायत है, और 9 अर्बन बॉडीज हैं, ठीक है। जो जिसमें क्या होगा, एक भी चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है, सिंगल चाइल्ड मैरिज भी नहीं हुई है लास्ट 2 साल में, ठीक है। तो ये चाइल्ड मैरिज मुक्त बन गया है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को चाइल्ड मैरिज मुक्त करना है, ठीक है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 2028-29 तक का टारगेट रखना है किसने, छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। लॉन्च कब की गई थी भाई ये, कौन सी स्कीम है ये, स्कीम कह रहा हूँ, कैंपेन है ये, फ्री इंडिया कैंपेन, कब स्टार्ट हुआ था ये, 27 नवंबर 2024 को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या इसका, टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया
बाय 2029, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये दुबई। कहाँ आयोजित किया गया? दुबई, यूएई में आयोजित किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1 और 2 अक्टूबर को। कब किया गया? 1-2 अक्टूबर को दुबई में किया गया, ठीक है। कौन सा एडिशन था ये? 11वां एडिशन था इसका, ये भी रखना। कौन सा एडिशन था? 11वां एडिशन था, ठीक है। क्या एम था भाई समिट का? प्रमोट करना और डिस्कस करना ग्रीन इकोनॉमी को। क्या था? टू प्रमोट एंड डिस्कस द ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। थीम क्या थी भाई इसकी? थीम तो जिसकी थीम आती है, थीम तो बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, फॉर इम्पैक्ट। आगे क्या है? एक्सेलरेशन द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। देख ली वह थीम। प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य को तेज करना, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल समिट है, हर साल होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सबमिट करने का? डिस्कस करना है ग्रीन इकोनॉमी को ग्लोबली, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ग्रीन इकोनॉमी पर चर्चा करना, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी ये? 2014 में। कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया भाई? बर्लिन में। कहाँ किया गया? बर्लिन, जर्मनी में किया गया, ठीक है। 12 से 14 अक्टूबर तक। कब किया गया? 12 से 14 अक्टूबर तक, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ सेक्टर है जो उस पर एडवांस में जो डिस्कस होती हैं उनके लिए किया गया, ठीक है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो डिस्कस किया गया किसे? ग्लोबल हेल्थ सेक्टर पर, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है इसको? WHS फाउंडेशन और उसके साथ में WHO, WHS फाउंडेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी थीम क्या थी भाई? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन ए फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड, टुकड़ा में बढ़ती दुनिया में स्वच्छता की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। क्या थी थीम? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन ए फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड, ठीक है भाई। टुकड़ों में बढ़ती हुई दुनिया में स्वच्छता की जिम्मेदारी लाना, ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है भाई ये, ठीक है, ये इंटरनेशनल समिट होती है, हर साल होती है। वर्ल्ड हेल्थ समिट है। कब स्टार्ट हुई थी ये? 2009 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हर साल कहाँ होती है? बर्लिन में ही होती है। कहाँ होती है? बर्लिन, जर्मनी में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द समुद्र शक्ति 2025 बायलैटरल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री नेवी। समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया है? तो समुद्र शक्ति किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में होता है ये अभ्यास, ठीक है। तो कब से कब तक हुआ ये भाई? 14 से 17 अक्टूबर तक। कहाँ हुआ ये? विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। 14 से 17 अक्टूबर तक, ठीक है। कौन सा एडिशन था ये इसका? 5th एडिशन था। 5वां एडिशन था ये। कौन सा था? 5th एडिशन था, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और स्टार्ट कब हुआ था ये? 2018 में। कब स्टार्ट हुआ? 2018 में, ठीक है। इससे पहले कहाँ हुआ था? साउथ चाइना सी में हुआ था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एस्कॉम। एसोकम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये निर्मल कुमार मिंडा को। किसे? निर्मल कुमार मिंडा नए प्रेसिडेंट बन गया किसके? एसोचैम के। ठीक है। इससे पहले कौन थे? संजय नायर थे। कौन थे? संजय नायर। एसोचैम क्या भाई? ये द एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएटेड है भाई, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना क्या है एसोचैम? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, ओल्डेस्ट ट्रेड एसोसिएशन भी है इंडिया की। क्या ये? ओल्डेस्ट ट्रेड एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है भाई, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये? 1920 में। कब स्थापना हुई थी? 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? न्यू दिल्ली में। का हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन बन गया है? निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन आईसीए। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया भाई? ये शांति रंगास्वामी को। किसे? शांति रंगास्वामी को चुना गया। ठीक है, किसका? आईसीए का, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का। इससे पहले कौन थे? अशोक मल्होत्रा थे। इससे पहले कौन थे? अशोक मल्होत्रा थे। ठीक है, फर्स्ट वुमेन बन गई है भाई ये। कौन सी? फर्स्ट वुमेन बन गई है अपॉइंट होने वाली इस पोस्ट पर। किस पे? प्रेसिडेंट बनने वाली। किसकी? आईसीए की, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की। ठीक है, और ये और कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेट की कैप्टन थी। फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट कैप्टन कौन थी? शांत रंगास्वामी थी ये। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1976 में। अर्जुन अवार्ड पाने वाली भी क्रिकेट में पहली महिला थी भाई। फर्स्ट वुमेन थी इन क्रिकेट। क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भी कौन थी? शांता रंगास्वामी। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेट की कैप्टन भी शांता रंगास्वामी थी, और फर्स्ट आईसीए की वुमेन्स अध्यक्ष भी कौन है? शांते रंगास्वामी है। ठीक है, तो आईसीए भाई ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? ये इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 5 जुलाई 2019 को। ठीक है, और कौन सी कमेटी के उससे रिकमेंडेशन से बनाया गया ये कमेटी भी याद रखना भाई। कौन सी थी? लोधा कमेटी। लोधा कमेटी। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन पर ये बनाया गया था। जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, और बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर के बीच में एक ब्रिज का भी काम करेगा। ठीक है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज यूथेनेसिया। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया? क्या यूथेनेसिया भाई? इच्छा मृत्यु है। क्या है? अपनी इच्छा से मृत्यु। ठीक है, तो कौन सा देश बन गया भाई? लैटिन अमेरिका का पहला देश है उरुग्वे। कौन सा बन गया ये? उरुग्वे। ठीक है, फर्स्ट कंट्री बन गया है लैटिन अमेरिका का जिसने ये लीगलाइज किया है यूथेनेसिया को। ठीक है, तो कौन सा बिल पास किया भाई ने? डिग्निफाइड डेथ बिल। कौन सा? जिसके तहत दी जाती है यूथेनेसिया? डिग्निफाइड डेथ बिल। ठीक है, उन्होंने अपनी असेंबली में इसको पास कर लिया है। ठीक है, तो इच्छा मृत्यु वह होती है जिसमें भाई व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना दर्द के द्वारा मृत्यु प्राप्त की जाती है, दी जाती है इसमें। ठीक है, तो उरुग्वे भाई ये साउथ अमेरिका की कंपनी है, वो कंपनी कहता हूँ यार बार बार, देश है।
किसकी? साउथ अमेरिका देश है कौन सा? उरुग्वे। कैपिटल कौन सी है उरुग्वे की? मोंटेविडियो, मोंटेविडियो, ठीक है। उरुग्वे कौन सी कैपिटल? मोंटेविडियो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे भाई। ये आ गया भाई एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन जो आजकल हैं, देखे होंगे आप एग्जाम्स में, देख रहे होंगे जो भी एग्जाम दे के आ रहे हैं, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हो रखे हैं भाई आजकल ये, ठीक है। अब हम भी करते ही नहीं भाई चर्चा भाई, फिर ऐसे बात है तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2025 शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो भाई 30 अक्टूबर 2025 शुरू की गई थी क्या? आदर्श ग्राम सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा, ठीक है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो करते हैं पहले। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो यही गलत हो गया, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से नहीं की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साथ में कौन सा पता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, इनकी सहायता से शुरू की गई है, ठीक है। याद रखना किसकी सहायता से? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया था, ये ऑप्शन भी गया हमारा, ये ऑप्शन भी गया, ऑप्शन बच गए दो, बी और डी, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं भाई। यह छात्रों ग्राम सभा सत्रों में शामिल करने के सहभागी स्थानीय शासन पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देने में केंद्रित की गई है। ये बात ठीक है भाई। इसमें क्या है? ये जो ये मॉडल है यूएन में, इस मॉडल के पहले यूएन में की गई थी। इसमें क्या है कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस करवा के स्कूल आधारित व्यवहार अनुभव नहीं देता, ठीक है। बच्चों को जो ग्राम स्तर पर जो स्थानीय शासन है, जो बजट निर्माण है, जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उनका आदि का अनुभव भी करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसका ठीक है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड दोनों में है भाई। अगला देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व क्षमता को का विकास करना है, ठीक है। तो अगर स्थानीय शासन में वो करेंगे भाई, पार्टिसिपेट करेंगे लोकल गवर्नमेंट में, तो क्या होगा? उनके लोकतांत्रिक मूल्य और जो नागरिक उत्तरदायित्व है, जो नेतृत्व, उनकी क्षमता में विकास होगा भाई। तो ये क्वेश्चन तो ठीक बनता है, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ये। दूसरा तीसरा इसमें भी है, दूसरा तीसरा इसमें भी है। चौथा अगला है। यह पहल केवल जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए लक्षित की गई है। तो ये भाई गलत हो गया इसका। क्यों गलत हो गया भाई? इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, एकलव्य आदर्श विद्यालय भी है, ठीक है। इसने लिख दिया केवल, केवल के कारण गलत हो गया भाई। इसके साथ और कौन से हैं? केंद्रीय विद्यालय भी है, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय भी है, और जो अदर स्टेट के जो 28 स्टेट और यूटी हैं उनके स्कूल भी हैं, जो स्टेट स्कूल हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। क्या लक्ष्य है भाई इसका? जो युवा है उनको सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक ज्ञान है वो ना मिले, बल्कि उसकी जगह उनको लोकतांत्रिक व्यवहार है, जो उनकी नागरिक जिम्मेदारी है, ठीक है। उनको जो निर्णय निर्माण करने का जो नेतृत्व है, ऐसे जैसे जैसे गुणों का बच्चों में विकसित हो सके, ठीक है, जिससे भविष्य में जो स्थानीय शासन है और जो सामाजिक विकास है उसमें काम आए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया। ये भी गलत हो गया, तो ठीक है, फोर्थ गलत हो गया, इसके कारण ये भी गलत हो गया। चले आगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई। भारतीय सेना द्वारा गठित रुद्र ब्रिगेड और AK-63 एयर डिफेंस गन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। भारतीय सेना ने गठित किया भाई रुद्र ब्रिगेड और AK-630। तो क्या भाई इसके ऊपर विचार करने हैं? रुद्र ब्रिगेड का गठन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तर्ज पर किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य युद्ध के दौरान फैसले को तेजी से लेना और लागू करना है। ये बात ठीक है भाई कि ये जो रुद्र ब्रिगेड है इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड है, ठीक है। क्या ये IBG इंटीग्रेटेड
बैटल ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। इसकी तर्ज पर क्या होगा कि युद्ध के समय जो तेज निर्णय लिए जा सके, ठीक है, क्या लिए जा सके, निर्णय को तेज लिए जा सके, ठीक है। जो चीन पाक सीमा है उस पर तेजी से शक्तिशाली से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ये बनाया गया है आईबीजी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका पहला ऑप्शन ठीक है। अगला है, इस ब्रिगेड में इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट जैसे पारंपरिक कंपोनेंट्स के साथ साथ स्पेशल फोर्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम को भी शामिल किया गया है, ठीक है भाई। इसमें हाँ ठीक बात है भाई, इसमें इन्फेंट्री भी है, इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी है, इसमें आर्मर्ड यूनिट भी है, इसमें स्पेशल फोर्स भी है, इसमें यूएवी भी है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी है इसमें, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें, तो ये भी क्वेश्चन ये ठीक बनता हमारा, ठीक है। और क्या है ये, मल्टी डोमेन वेलफेयर है ये, लैंड एयर और ड्रोन थ्रेट के लिए, ठीक है। ये भी याद रखना इसकी एक और, जब रुद्र ब्रिगेड क्या है ये मल्टी डोमेन वेलफेयर के लिए, लैंड एयर और ड्रोन थ्रेट्स को बचाने के लिए और सेना जो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है AK-63 एयर डिफेंस गन सिस्टम है, एक 30 मिलीमीटर मल्टी बैरल मोबाइल सिस्टम है जिसे 4 किलोमीटर तक के लक्ष्य को जैसे कि ड्रोन और रॉकेट को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है भाई। ये भी इसका ठीक है। जो AK-63 है ये 30 mm की 6 बैरल गैटलिंग टाइप एयर डिफेंस गन सिस्टम है ये, ठीक है। क्या करता है, 4 किलोमीटर तक की जो लो एटीट्यूड के जो लक्ष्य होते हैं उनको भेजने में सक्षम होता है, ठीक है। जैसे कि ड्रोन हो गए, रॉकेट हो गए, मिसाइल होगी, या फिर जो स्वाम अटैक होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। जो रेट ऑफ फायर है ना इसका, आगे क्या बताइए पूछ ले, रेट ऑफ फायर है ना वो पता कितना इसका, लगभग 5000 राउंड पर मिनट, कितने 5000 राउंड पर मिनट है, ठीक है। इस पहले इसका उपयोग इंडियन नेवी और वारशिप में किया जाता है, ठीक है। अब आर्मी के लिए मोबाइल वर्जन लाया गया इसका, क्या आर्मी के लिए इसका मोबाइल वर्जन लाया गया, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। खुदरा महंगाई दर में पूर्वानुमान कमी 3.7%, 2.6 भारतीय अर्थव्यवस्था मांग उन्नति दबाव को सबलतापूर्वक नियंत्रण को दर्शाती है, ठीक है भाई। ये जो अप्रैल सितंबर 2025 में 57वीं बैठक हुई थी, कौन सी 57वीं बैठक हुई थी, कब, अप्रैल से सितंबर 2025 में, ठीक है। इसमें न रेपो रेट को उसको अपरिवर्तित रखा, 5.5% ही रखा है, ठीक है। और जो मुद्रास्फीति है उसको 3.1% से 2.6% कर दिया, किसको, इन्फ्लेशन को, ठीक है। ये भी याद रखना है। और ये भी ठीक है भाई, जो महंगाई दर है 3.7 से 2.6% कर दी है, ठीक है। तो ये ठीक है। अगला क्या है, रेपो रेट को 5.5% अपरिवर्तित रखने का निर्णय आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के अनुरूप है। ये भी ठीक है भाई। तीसरा क्या है, चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% करना इस बात का संकेत है कि आरबीआई कब अब केवल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य समझौता करने के लिए तैयार है। तो ये कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है भाई ये, बल्कि ये दर्शाता है कि आरबीआई ने विकास और जो मूल्य की स्थिरता ना दोनों के लिए अनुकूल माहौल देखा गया है, ठीक है। मुद्रास्फीति पहले से नियंत्रण में थी, ठीक है, यानी कि आरबीआई के विकास की संभावना को बढ़ाने में अवसर दिया है, समझौता नहीं किया है, अवसर दिया इसके लिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है हमारा, क्या ऑप्शन बनता है 1 और 2, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है भाई, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पल्स सेल्फ सफिशिएंट मिशन के संदर्भ निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। दलहन के भाई क्वेश्चन पढ़ा था हमने एक पीछे से, उसमें सारी डिटेल बताई थी, तो सही हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। बाकी देख और लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है, ये क्वेश्चन देखा था भाई, दाल उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है सबसे बड़ा, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक देश की दलहन खपत को शून्य आयात करना है। नहीं भाई, शून्य आयात करना नहीं है इसका लक्ष्य है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है,
जो घरेलू उत्पाद का है उसको बढ़ाकर आयात निर्भर को खत्म करना है, ठीक है, जिसे लगभग 350 लाख टन बढ़ाना है। कितना? 350 लाख टन तक पहुंचाना है, ठीक है। आयात निर्भरता खत्म करने की कोशिश है, लेकिन शून्य नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया था, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, 2 ऑप्शन बच गए हमारे, ठीक है। अगला क्या है? यह मिशन क्लस्टर आधारित रणनीति पर काम करेगा, जिसके तहत उच्च उत्पादक वाली कीट व जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को प्रमाणित बीज किसानों को प्रदान किए जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। क्लस्टर आधारित रणनीति अपनाई जाएगी इसमें, जिसमें किसानों को जो उच्च उपज है और कीट जलवायु प्रतिरोधी जो प्रमाणित बीज हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे इसमें, ठीक है। दूसरा ठीक हो गया भाई। तीसरा है, किसानों को गारंटेड दाम सुनिश्चित करने के लिए अरहर, उड़द, मसूर की 100% खरीद कर अगले 4 वर्षों तक केवल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक बनता है, गलत बनता है भाई? एमएसपी पर दी जाएगी अगले 4 वर्षों के लिए, ठीक है। अरहर, उड़द, मसूर जैसी प्रमुख जो दलहन फसलें हैं वो एमएसपी पर 100% सरकारी खरीद अगले 4 वर्षों तक सुनिश्चित की जाएगी, जिसका किसानों को गारंटेड मूल्य मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सरकार आईसीआर के द्वारा वो नहीं है भाई ये, ठीक है। मूल्य निर्धारित सरकार के द्वारा है, ठीक है। अगला है, 3 गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया, बी बच गया भाई। तो ये क्या है? कटाई बाद अवसंरचना पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों को चावल की प्रति भूमि और अनुपयोगी जमीन पर दालों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये भी ठीक है भाई, बताया था ना, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। लास्ट में बताया था ना। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यूनिवर्सिटी को प्लेटफॉर्म बड़े शहरों के छात्रों को वर्चुअल तरीके से काफी कम फीस में प्रोफेशनल कोर्स पूरा कराने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे श्रेय विषमता कम होगी, ठीक है भाई। क्या ये नीले डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया है ये भाई? 2 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये नीलिट द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य देश भर में उच्च गुणवत्ता रोजगार उन्मुखी डिजिटल शिक्षा पहुंचाना है, ठीक है। तो ये ठीक है। अगला, इस यूनिवर्सिटी के तहत छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी कोर्सों के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट जैसे गैर तकनीकी कोर्स भी रखे जाएंगे, ठीक है। ये भी ठीक है भाई। इसमें इसके अलावा वर्चुअल लैब भी लगाई जाएंगी और लर्निंग जो आधुनिक डिजिटल लर्निंग मोड है वो भी आदि जो सेवाएं वो भी प्रदान की जाएंगी, ठीक है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं जो किए जाएंगे, ठीक है। अगला, इसकी शुरुआत 3 साल पहले की गई थी। इसके पहले 5 प्लेटफॉर्म केवल पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए हैं। अरे 3 साल पहले कहाँ की गई? अभी तो बताया 2 अक्टूबर 2025 को की गई है। तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया था, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल क्या बच गया? केवल 1 एंड 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की कैबिनेट कमेटी को मंजूरी के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, ठीक है भाई। 1 अक्टूबर 2025 को सरकार ने 57 नए केंद्रीय केवीएस खोलने की मंजूरी दी है। कितने केवीएस? 57 नए खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। ये सभी विद्यालय होंगे जिसमें प्री प्राइमरी और फाउंडेशन स्टेज दोनों होंगे, ठीक है। पहली बार केवी में प्री प्राइमरी फाउंडेशनल स्टेज जो है बाल वाटिका है वो शामिल किया गया है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है। ये लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे, जिसमें 20 ऐसे जिले होंगे जहाँ के अभी तक कोई केवीएस नहीं था, ठीक है। तो इसके ये देख लेते हैं भाई। इन नए विद्यालयों में पहली बार बाल वाटिका सुविधा तैयार किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुरूप है। बताया था भाई, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक बनता है। अगला है, नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी देते समय उन जिलों की प्राथमिकता दी गई है जहां तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। ये भी पॉइंट बताया था अभी, ठीक है।
इन विद्यालय निर्माण और संचालन पर होने वाला संपूर्ण खर्चा अगले 9 वर्षों में केवल केंद्र सरकार वहन करेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास नियंत्रण में रहेंगे। नहीं, ये गलत है, इसमें 50-50 है, 50 सेंटर का है, 50 स्टेट का है। ठीक है, ये याद रखना, 50 सेंटर का और 50 स्टेट का है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सेतु योजना और संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम सेतु अपग्रेडेड आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन एक केंद्रीय परियोजना योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एंड हब एंड स्कोप मॉडल में उन्नयन करना है। ठीक है भाई, क्या ये पीएम सेतु भारत में कौशल विकास एक नई दिशा दे रही है, जिसमें 1000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक उद्योग अनुकूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बदला जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है भाई, 1000 क्या आइए आईटीआई आइए। ठीक है सॉरी भाई, जिससे क्या होगा कि ये हब एंड स्कोप मॉडल से क्या होगा, जो गुणवत्ता है वो दोनों बढ़ाएंगे इसमें, कौशल के प्रशिक्षण के दायरे और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अगला पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत बिहार के विश्वविद्यालय में नई शैक्षणिक अनुसंधान सुविधा के लिए आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाना एक कदम है। तो पीएम उषा क्या है, जैसे भाई उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य हैं। इसमें क्या गया, अधिक समावेशी गुणवत्तापूर्वक और समुचित उच्च शिक्षा को आगे ले जाना है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है, ये भी ठीक है। अगला है बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत स्नातक युवाओं को मासिक भत्ता और बिना शुल्क के कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने में केंद्रित है। ये भी इसका ठीक है भाई, तो क्या ऑप्शन बन गया इसका, डी है 1 2 3। ठीक है अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2025 को देश भर में लागू कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रणाली चेक ट्रांजेक्शन सीटीएस सिस्टम की जगह लेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य चेक के निपटान में लगने वाले समय को 2 कार्य दिवसों से घटाकर कुछ घंटों में लाना है। ठीक है भाई तो क्या भाई, ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम है, ये बैच बेस्ड सिस्टम होगा, जो नियर रियल टाइम मॉडलों को ले जा रहा है। ठीक है, जिसमें भारत के चेक उपयोगी प्रासंगिकता बनी रहेगी। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन ठीक है। अगला सीटीएस के तहत चेक की भौतिक रूप से एक बैंक शाखा और दूसरी बैंक शाखा में भेजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निपटान के लिए चेक के डिजिटल इमेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी इसका वो ठीक है भाई। अगला कंटिन्यूशन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को लागू होने के बाद चेक की भौतिक रूप से ड्रॉप बॉक्स या एटीएम में जमा होने पर भी यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि निपटान बैंक के कार्य घंटों के भीतर हो जाएगा। ये भी ठीक है भाई इसका। ठीक है, तो क्या है इसके, डी ऑप्शन हो गया 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट डे है भाई अक्टूबर के, देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, थीम क्या थी, ओल्डर पर्सन लीडिंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई में अग्रणी। ठीक है, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस, थीम क्या थी, सेव एनिमल सेव द प्लेनेट, जानवरों को बचाओ ग्रह को बचाओ। ठीक है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, थीम क्या थी, एसेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन डिसास्टर एंड इमरजेंसी सिचुएशन, सर्विसेज तक पहुंच आपदा और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस, थीम क्या थी, शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, थीम क्या थी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ए हेल्दी प्लेनेट, स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ। ठीक है, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक है, थीम क्या थी, इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज एंड अब्यूज, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना और विवाह का अंत करना। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, थीम क्या थी, ब्रिंगिंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिक्स एंड डाटा फॉर ऑल, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डाटा के साथ बदलाव लाना। ठीक है, 24 अक्टूबर लास्ट डे आगे क्या थी भाई, वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस, थीम क्या थी, एंड पोलियो नाउ प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड, पोलियो का भी अंत करे और हर बच्चे को सुरक्षा करे। ये भाई अक्टूबर के हमारे इंपॉर्टेंट डे थे, हर क्लास में हम इंपॉर्टेंट डे करवाते हैं और उनके थीम करवाते हैं।
इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से करके जाने आपको। चलो भाई, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। ये हमारी योद्धा करंट अफेयर की बुक है। इसमें आप एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और अन्य जो स्टेट एग्जाम है उनके जो भी न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके करंट अफेयर के लिए, ठीक है। आप यहाँ से क्लासेस लगा के फिर यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बुक से ही पढ़ सकते हो। इस बुक को बाय करने के लिए आपको yoddhapublication.com पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्लास है, क्लास का लिंक कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इजी वे जीएस पर, ठीक है। इजी वे जीएस का लिंक, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।